एक ऐसा इंसान जिसने लोगों की मदद करने को ही अपना धर्म बना लिया। एक ऐसा इंसान जिसने देश के लिए किए बड़े बड़े काम। एक ऐसा इंसान जिसको आज भी पूरा देश करता है याद। दोस्तों, हमारे आज की इस वीडियो में हम आपको उसी शख्स से जुड़ी तमाम बातें बताने जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा, बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म 6 जुलाई 1901 को कोलकाता में हुआ। उनके पापा आशुतोष मुखर्जी टीचर थे। डॉक्टर मुखर्जी ने 1917 में मैट्रिक किया, 1921 में बीए की उपाधि प्राप्त की। 1923 में लॉ की उपाधि अर्जित करने के बाद विदेश चले गए। 1926 में जब वो इंग्लैंड से लौटे तो वो बैरिस्टर बन चुके थे। अपने पिता के दिखाए रास्ते पर चलकर उन्होंने कम उम्र में ही बड़ी विद्या हासिल कर ली थी। उसी का कमाल था कि महज 33 साल की आयु में वो कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति बन चुके थे। इस पद पर नियुक्ति पाने वाले वो सबसे कम उम्र के कुलपति थे। एक विचारक और प्रखर शिक्षाविद के रूप में उनकी उपलब्धि और ख्याति निरंतर आगे बढ़ती चली गई। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अपनी मर्जी से राजनीति में आए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सिद्धांतों का पक्का माना जाता है। उन्होंने बहुत से गैर कांग्रेसी हिंदुओं की मदद से कृषक प्रजा पार्टी से मिलकर प्रगतिशील गठबंधन का निर्माण किया। इस सरकार में वो वित्त मंत्री बने। इसी समय वो सावरकर के राष्ट्रवाद के प्रति आकर्षित हुए और हिंदू महासभा में शामिल हो गए। दोस्तों, बताते हैं कि बंगाल का माहौल तब भी आज की ही तरह दूषित था, लेकिन उस वक्त जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देखा कि वहां पर जात के हिसाब से लोगों को बांटा जा रहा है तो उन्होंने मोर्चा संभाल लिया। उन्होंने ये बीड़ा उठाया कि बंगाल में रह रहे हिंदुओं की अनदेखी ना की जाए। डॉक्टर मुखर्जी ने मुस्लिम लीग के मंसूबों पर पानी फेर दिया। अगर आज की बात करें तो बंगाल आज भी ऐसा का ऐसा ही है। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि डॉक्टर मुखर्जी ने कैसे जनसंघ की स्थापना की। मुखर्जी को गांधी और सरदार पटेल के कहने पर भारत के पहले मंत्रिमंडल में जगह दे दी गई। मुखर्जी को उद्योग जैसे विभाग की अहम जिम्मेदारी सौंपी गई, परंतु मुखर्जी के राष्ट्रवादी सोच और चिंतन को लेकर मंत्रिमंडल में उनके और दूसरे नेताओं के बीच अंदरूनी कलह बढ़ती चली गई। मुखर्जी ने अपने सिद्धांतों के साथ बिना समझौता किए मंत्रिमंडल से फौरन इस्तीफा दे दिया। दोस्तों, उसके बाद मुखर्जी ने एक पार्टी बनाई जो उस समय विरोधी पक्ष के रूप में सबसे बड़ा दल बनकर उभर गई। अक्टूबर 1951 में भारतीय जनसंघ का जन्म हुआ। दोस्तों, मुखर्जी यहीं नहीं रुके। उन्होंने कश्मीर को लेकर भी अपनी आवाज बुलंद की। उन्होंने कहा कि कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाना है, क्योंकि उस समय कश्मीर का अलग झंडा था और एक अलग ही संविधान था। वहां का मुख्यमंत्री वजीर आलम अर्थात वहां का प्रधानमंत्री कहलाता था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी अक्सर अपने भाषण में धारा 370 को समाप्त करने की जोरदार वकालत करते थे, जिसको मद्देनजर रखते हुए मोदी सरकार ने 370 को खत्म भी कर दिया है और अब कश्मीर में एक झंडा, एक संविधान और एक निशान लागू हो गया है। यानी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो आवाज उठाई थी वो मोदी सरकार ने साकार कर दी है। दोस्तों, कश्मीर को लेकर मुखर्जी ने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि या तो कश्मीर को भारतीय संविधान प्राप्त करवाऊंगा या फिर अपने जीवन का बलिदान दे दूंगा। मुखर्जी ने उस वक्त के तत्कालीन पीएम नेहरू की सरकार को चुनौती भी दी थी। मुखर्जी ने अपने संकल्प को पूरा करने के लिए 1953 में जम्मू कश्मीर की यात्रा की, पर बिना परमिशन के यात्रा करते हुए उनको पकड़ लिया गया। बाद में उनको नजरबंद किया गया। कुछ वक्त बाद 23 जनवरी 1953 में उनकी रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई। यह मौत कैसे हुई, आज भी ये रहस्य बना हुआ है। कहा जाता है कि राजनीतिक प्रतिद्वंदी उनके खिलाफ हमेशा मोर्चा खोलते रहे। यही वजह रही कि उनके खिलाफ साजिश रची गई और अंततः उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया।
घटना की वजह सामने नहीं आ सकी, इसीलिए उनकी मौत एक रहस्यमयी स्थिति में दिखा दी गई। दोस्तों, बाकी आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में आप हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर सकते हैं। वीडियो आपने पूरी देखी है, इसके लिए आपका बेहद ज़्यादा शुक्रिया।